बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आइए कृषि से जुड़ी बहुत सारी बातें करते हैं आपके साथ, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सूफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खाद निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन प्रोत्साहन योजना मछली विक्रेता मत्स्य विपणन योजना के तहत अनुदान पर ले सकते हैं कई सुविधाओं का लाभ। नींबू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पूर्वी। अब समाचार विस्तार से। उद्यान प्रभाग की ओर से कई जिलों में जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान जैविक खाद जीवामृत इकाई और कृषि अपशिष्ट क्लचर इकाई की स्थापना कर सकते हैं। इसमें जीवामृत इकाई के लिए किसान के पास कृषि अपशिष्ट, गोबर, गौमूत्र जैसे जैविक संसाधन होना जरूरी है, जबकि कृषि अपशिष्ट क्लचर इकाई के लिए कम से कम 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है। राज्य के किसान इससे लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। राज्य में मछली विक्रेताओं के लिए मत्स्य विपणन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के मछली विक्रेताओं को हाइजीनिक कंडीशन में मछलियों के प्रसंस्करण, विपणन और परिवहन के लिए अनुदान पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, फिश स्टॉल और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें। बकरी पालक भाइयों, इस मौसम में बकरियों को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाने के बेहतर आहार और रोग प्रबंधन करें। दिन के समय हरा चारा ज़्यादा और दाना मिश्रण कम दें, जबकि रात के समय सूखा चारा और संतुलित एवं पौष्टिक दाना मिश्रण दें। बीमारियों से बचाव के लिए चेचक और पीपीआर टीका दिलाएं। ध्यान रहे, दोनों टीका के बीच कम से कम 15 से 20 दिन का अंतराल होना ज़रूरी है। गर्मी का जो प्रभाव है, यानी जो कुप्रभाव कहें तो हीट स्ट्रोक का जो प्रॉब्लम है, इसको पाटने के लिए नहीं, इसको प्रबंधन के लिए कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ता है हमें। इनको हम कई भागों में बांट के भी प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे होता है कि पहला तो आप आवास प्रबंधन पर ध्यान रखें, फिर खाने पीने का जो प्रबंधन है उस पर रखें, फिर जो रोग या जो डिजीज है मैनेजमेंट की बात करें उन सबों पे। इसके अलावा जो हमारा डे टू डे लाइफ का जो प्रतिदिन का जो केयर एंड मैनेजमेंट का देख रेख की है, ये सब की बातों पर हम अगर थोड़ा थोड़ा बदलाव करें तो हम आसानी से इस गर्मी के प्रभाव से निजात पा सकते हैं। राज्य के जो किसान नींबू की बागवानी करना चाहते हैं, वे मई और जून महीने में गड्ढा खोदने और पौधा लगाने का काम पूरा कर ले। नींबू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद नेपाली, पूर्वी या कागजी कलान लगाएं। किसान भाइयों, नींबू के बागवानी के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या कंकरीली मिट्टी वाले खेत का चयन करें। पौधा लगाने के लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें। पौधा कतारों में लगाएं। इसमें कतारों के बीच 5 मीटर और पौधों के बीच भी 5 मीटर की दूरी रखें। नींबू के बेहतर फलन और बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद नेपाली, पूर्वी या कागजी कलान लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 1500 से 1600 फल प्रति पौधा प्रति वर्ष है। मल्टीक्रॉप थ्रेसर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान धान और गेहूं दोनों फसलों की दौनी कर सकते हैं। अभी गेहूं फसल की दौनी का काम चल रहा है। इस काम के लिए राज्य के किसान मल्टीक्रॉप थ्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में रोग नियंत्रण के उपाय के बारे में। वर्तमान तिथि से लेकर पूरे जून महीने तक मिर्च की आगात बुआई की जा सकती है।
किसान भाइयों, मिर्च फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार ज़रूर करें। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज की दर से 5 मिलीलीटर स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंट सोल्यूशन दवा का उपयोग करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। आज हम बातें करेंगे कृषि योग्य वर्षा जल संचयन तकनीक के बारे में। जी हाँ किसान भाई बहनों, बहुत सारी फसल ऐसी है जो वर्षा के जल पर निर्भर करती है, तो क्यों ना वर्षा शुरू होने से पहले हम वर्षा जल को किस तरह से संचय करें ताकि हम अपने फसलों को समय से और जितनी उचित मात्रा में जल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करा पाए। तो आइए तकनीक विधि को हम अच्छे से जानते हैं। जल के बिना जीवन और खेती बाड़ी की कल्पना बेमानी है। साल भर की जाने वाली खेती बाड़ी हो अथवा बागवानी, सिंचाई के समुचित प्रबंध के बिना संभव नहीं है। राज्य में अच्छी वर्षापात होती है, लेकिन पठारी इलाका होने के कारण गर्मी के मौसम में पानी का अभाव हो जाता है, जिसका खेती किसानी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस स्थिति से बचने के लिए बाग स्थापना डोभा तैयार कर अपने फल वृक्षों को समुचित सिंचाई दे सकते हैं। हमारे किसान भाइयों, आप अच्छे से जानते हैं कि जल की महत्वता हमारे पेड़ पौधों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम जल का प्रयोग न केवल अपने निजी कार्यों, धार्मिक कार्यों, खेतीबाड़ी के अन्य कार्यों में करते हैं, फैक्ट्री के रूप में काम करते, फैक्ट्री के उपयोग में काम में लाते हैं, किंतु हमारे वृक्षों को भी बचा के रखना हमारे लिए उतना ही महत्व है। हम पेड़ पौधे लगा लेते हैं, लेकिन जल के अभाव में हम प्रायः देखते हैं या तो वो मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं या फिर मर जाते हैं। हम मेहनत करते हैं, हम 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा बना के अभी से रखते हैं कि हम आने वाले समय में बरसात में भीगते पानी में पौधा लाकर, चाहे वो आम का हो, चाहे लीची का हो, चाहे अमरूद का हो, चाहे नींबू का हो, मौसमी का हो, चाहे वो हमारा नाशपाती का क्यों ना हो, हम लाके लगाते हैं। दूरी हर पौधे की अपनी जगह है कि कितनी कितनी दूरी पे हमको एक एक पौधे को लगाना है, हर फल के लिए अलग अलग है। किंतु हम जो गड्ढे करते हैं उसकी मिट्टी को अभी से सुखा के रख देते हैं, थोड़े दिन के लिए उसको खुला छोड़ देते हैं ताकि उसमें कीड़े मकोड़े, अंडे, बीमारियां जो कुछ भी अंदर हैं वो सारी चीज़ें धूप पाकर मर जाएं। पुनः हम बरसात आने के पहले उसमें अच्छी तरह से गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर, केचुआ खाद और जो भी उसके लिए खाद की आवश्यकता है उसको मिला के उस गड्ढे को हम लोग थोड़ा सा ऊपर छोड़ देते हैं और उसमें फिर पौधरोपण करते हैं। बाग स्थापना करने के इच्छुक किसान फल के पौधों को लगाने के लिए गड्ढे तैयार कर लें। बरसात के समय लगाए गए पौधों को आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध होगा, परंतु बरसात की समाप्ति के बाद उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत होगी। इसके लिए किसान भाई फल वृक्षों की संख्या के आधार पर जल कुंड तैयार कर लें। ठंड का महीना शुरू होते होते गर्मी की तरफ हम बढ़ते हैं, वैसी स्थिति में हमको प्रत्येक दिन पौधे को पानी देना आवश्यक पड़ जाता है। खास करके फरवरी के उपरांत मार्च के महीने में, होली के पहले से लेके अभी जून के महीने तक और बरसात के आगमन के पूर्व तक
प्रतिदिन हमको पानी देना पड़ता है, क्योंकि धूप की गर्मी सीधे हमारी जड़ तक पहुंचती है और एक बार जड़ पर अगर गर्मी पड़ गई खत्म हो जाता है। हम बहुत सारे तरीके से पानी देते हैं, हम नाली से भी बहाव देते हैं, हम कहीं ड्रिप से भी देते हैं, टपक सिंचाई से भी देते हैं, हम कहीं कहीं घड़ा पद्धति भी लगाते हैं। लेकिन बंधु, उसके बावजूद भी हमको पानी तो चाहिए, चाहे वो टपक से दें चाहे घड़ा के छेद करके दें। लेकिन वैसी स्थिति में हमको बरसात के पानी को जमा करने के लिए बहुत ही तत्परता की आज जरूरत है। जल कुंड के अलावे किसान भाई बड़े आकार के डोभा भी तैयार कर सिंचाई का प्रबंध कर सकते हैं। सिंचाई के तमाम तरीकों की जानकारी अथवा योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों अथवा कृषि कार्यालयों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगर एक गड्ढा जमा कर लेते हैं, पानी जमा करने के लिए खोद के तैयार कर लेते हैं, मैं मानता हूं ये बात कि ये पानी नहीं रहेगा, सूख जाएगा, नीचे से सीपेज होके परकुलेट होके चला जाएगा। वैसी स्थिति में अच्छे किस्म की 200 माइक्रोन की प्लास्टिक भी आज की तारीख में बाजार में हर जगह उपलब्ध है, हर शहरों में उपलब्ध है। अगर हम उस गड्ढे के अंदर चारों तरफ ही 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी, मतलब उसकी सतह भी 1-1 मीटर आएगी, अगर हम इतनी लंबी प्लास्टिक को बिछा के और चारों तरफ ही थोड़ी सी अच्छी सी मेड़ उठा दें और एक तरफ बरसात के पानी को आने का रास्ता खोल दें, मिट्टी बह के ना जाए, तो इसका मतलब पहले हमको थोड़ा सा एक छोटा सा कुंड हल्का सा बना देना होगा ताकि पानी छन छन के उसमें जाए। नहीं तो पता पड़ा उस गड्ढे में 1/4 मिट्टी जमा हो गई, हमको लास्ट में जब मई और जून महीने में पानी की आवश्यकता पड़ी सूख गया। दूसरा बात, ये बात भी सही है कि पानी हम जमा कर लेंगे, पौधों को दे देंगे, लेकिन क्या हमारा वाष्पीकरण नहीं होगा इतनी गर्मी पाके? वैसी स्थिति में हमारे पास एक बांस की अगर हम पतली पट्टी काट कर और उस पर पुआल की अच्छे से चाली बनाकर उसके ऊपर रख देंगे बंधुओं, तो हमारा नमीकरण भी नहीं होगा। और दूसरा, किसी प्रकार के मुर्गा बकरी, हमारे छोटे बच्चे कभी खेलते कूदते आ जाते हैं, उसके अंदर सीधे प्रवेश ना कर पाए, सुरक्षा की दृष्टि से भी बढ़िया हो जाएगा। और अब हम बातें करने जा रहे हैं कृषि आय बढ़ाने हेतु अंतर्वर्तीय फसल तकनीक के बारे में। जी हाँ किसान भाई बहनों, आपको तो पता ही है कि हमारे किसान भाई बहन बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपने मेहनत के हिसाब से उन्हें आय की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं, फसलों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं। किसी फसल के बीच में दूसरी फसल को उगाने की विधि को सहफसली शस्यन अथवा अंतर्वर्ती फसल पद्धति कहा जाता है। यह पद्धति मौसम के बदलाव और अनिश्चितता से किसानों को राहत देती है। इस पद्धति का आर्थिक पक्ष यह भी है कि एक ही प्रबंधन से 2 फसलें ली जा सकती हैं और खाली जमीन का भी उपयोग सही ढंग से हो जाता है। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतःवर्षीय फसल मुख्य रूप से 2-3 फ़ायदा के लिए हम लोग करते हैं। एक तो मुख्य रूप से ये जो है रिस्क को मिटिगेट करता है, रिस्क को कम करता है। जैसे कि खेती, जैसा कि आप जानते हैं कि रिस्क पर आधारित है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक फसल लगाए तो वो मार ख़त्म हो जाता है, क्लाइमेट के प्रभाव से वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर दूसरा फसल रहता है तो वो हो जाता है। तो अंतर्वर्तीय फसल का मुख्य फ़ायदा एक है कि रिस्क को कम करता है। दूसरा है कि एक ही प्रबंधन से हम 2 फसल लेते हैं। और तीसरा है कि एक ही साथ हम जो खेत का, जो हमारे यहाँ जो खेत में एक फसल हार्वेस्टिंग करने के बाद दूसरा फसल खाली रह जाता है खेत, तो ऐसी स्थिति में भी अगर हम 2 फसल लेते हैं तो एक के बाद दूसरा फसल भी उसमें बरकरार रहता है। हालांकि किसान भाई अंतर्वर्ती फसल पद्धति लंबे समय से अपनाते आ रहे हैं,
लेकिन जानकारियों के साथ अगर वैज्ञानिक पद्धति से इसे अपनाकर ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अंतर्वर्तीय फसल लेने के लिए कुछ इसके सैद्धांतिक सिद्धांत हैं जिसको किसान भाई को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से जो हम 3-4 बातों पर इस पर चर्चा करेंगे जिसको किसान भाई अगर ध्यान लगाएंगे अंतर्वर्तीय फसल लगाने में। एक तो ये है कि इसमें उस तरह के 2 फसलों का चुनाव करना चाहिए जो एक अधिक फर्टिलाइज़र कंज्यूमिंग हो और दूसरा हो जो कम फर्टिलाइज़र कंज्यूमिंग हो। एक इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसे फसल लेना चाहिए जिसका जड़ बहुत नीचे तक जाता हो और दूसरा वैसा लेना चाहिए जिसका जड़ केवल ऊपर में ही रह जाता हो। तीसरा है कि एक ऐसे फसल का चुनाव इसमें कम्बिनेशन बनाना चाहिए जिसका एक कनोपी जो है जो उसका छाया रहता है वो थोड़ा ज़्यादा हो और दूसरे का छाया कम हो। तीसरा है कि जिसका मुख्य रूप से इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि हार्वेस्टिंग का समय भी जो क्रॉप कटने का जो समय है किसी एक का पहले हो और दूसरे का बाद में हो। तो ये 4-5 बातों पर अगर किसान भाई ध्यान रख के अंतर्वर्तीय फसल का चुनाव करते हैं तो वो उनका अंतर्वर्तीय फसल अच्छा होता है। अरहर के साथ मकई, मूंगफली, भिंडी, तिल, सोयाबीन सहित कई फसलें ली जा सकती हैं। किसान भाई ऊंची ज़मीन में खरीफ के मौसम में अरहर के साथ मूंगफली की अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। तो अंतर्वर्तीय फसल में ध्यान में ऊंची ज़मीन में की जाती है। इसका मतलब ये है कि वैसे ज़मीन जिसमें पानी का लगाव नहीं हो, तो इसमें उसी तरह के फसल को चुनाव करना चाहिए जो फसल पानी के जमाव नहीं होने लायक हो, जिससे पानी के जमा होने से अगर नुकसान हो जाता है या पानी नहीं रहने से नुकसान, कम होने से नुकसान हो जाता है तो वैसे फसल का चुनाव नहीं करना चाहिए। तो वैसे फसल का चुनाव करिए जो जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो। तो अरहर के खास करके केस में जब हम अपने प्रदेश के लिए बात करते हैं तो इसमें 3-4 मुख्य रूप से अंतर्वर्तीय फसल है। सर्वप्रथम अरहर और मूंगफली का सबसे महत्वपूर्ण फसल है जो हमारे प्रदेश में बहुत ही कॉमन है और इस पर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न जिलों में अच्छा काम किया जा रहा है और किसान भाई इससे अच्छा फ़ायदा कमा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 लाइन अरहर का और फिर 2 लाइन मूंगफली का लेते हैं और इसमें दूरी हम जो मुख्य रूप से 75 सेंटीमीटर की दूरी प्लांट टू प्लांट और 30 सेंटीमीटर की दूरी रो टू रो हम मेंटेन करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर्वर्तीय फसल है अरहर और मूंगफली। समानांतर शस्यन विधि के द्वारा किसान भाई अरहर के साथ मकई की खेती कर सकते हैं। इसमें एक पंक्ति पर अरहर और एक पंक्ति में मकई लगाना चाहिए। इस प्रकार की खेती से फसलों के बीच में वृद्धि के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और दोनों ही फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। दूसरा है कि अरहर के साथ मकई का खेती ये कॉमन प्रैक्टिसेज है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में या पूरे झारखंड और बिहार दोनों क्षेत्र में कि किसान भाई अरहर के साथ मकई की खेती निश्चित रूप से करते हैं क्योंकि दोनों फसलों के लिए जो ज़मीन जो होना चाहिए उपयुक्त ज़मीन जो होना चाहिए मिट्टी होनी चाहिए वो परिस्थिति जो होनी चाहिए वो समान स्थिति की होती है। किसान भाई लेकिन जनरली क्या करते हैं कि इसको मिक्स क्रॉपिंग के रूप में करते हैं। इसमें दूरी मेंटेन नहीं करते हैं, मिला के लगा देते हैं अरहर और मकई। वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि उत्पादन तो कुछ न कुछ अरहर और मकई दोनों का हो जाता है लेकिन जितना उत्पादकता पाना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो वैसी परिस्थिति में किसान भाई को ये सलाह दी जाती है कि अरहर का एक लाइन 1:1 रेशियो का हम इसको अनुशंसित करते हैं कि एक लाइन अरहर का लगाएं और दूसरी लाइन मकई का लगाएं और इसमें भी हम किसान भाई को अनुशंसित करते हैं कि 75 सेंटीमीटर रो से रो की दूरी मेंटेन रखें। तो ऐसी स्थिति में मकई भी उनका पहले हार्वेस्टिंग हो जाता है और अरहर लंबे समय के बाद कुछ दिन के बाद हार्वेस्टिंग होता है और दोनों फसल अच्छा उत्पादन देता है। अंतर्वर्ती फसल के उत्पादन से किसान भाई श्रम, पूंजी, पानी, उर्वरक इत्यादि को बचाकर लागत कम कर सकते हैं और वर्ष में कई बार आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। देखा ना किसान भाई बहनों, छोटे छोटे कदम हमें सफलता की ओर लिए जाते हैं, तो कदम को रोकना नहीं है और यूं ही मेहनत करते रहना है। आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001।
जाते जाते आपको ये जरूर बता दूं कि आप कृषि दर्शन के हर अंक को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं अपने मोबाइल पे। जी हाँ, आप YouTube पे देख सकते हैं, हमारे साथ ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, दीजिए इजाजत ताकि अगले अंक में फिर से आपसे यूं ही बातें करें। नमस्कार, जोहार।